इसमें क्या होता है, क्यू वर्ड आता है, क्यू। क्यू होता है रिएक्शन, क्यू इज इक्वल टू होता है रिएक्शन क्वोशिएंट। इस ये भी के का काम करता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो। अब अगर जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ उस समय हम के नहीं लिखेंगे, उस समय हम लिखते हैं क्यू। क्यू का भी फॉर्मूला यही यही होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी। तो उसके लिए क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर इक्विलिब्रियम हो गया, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के केस में Q और K दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी Q इज इक्वल टू K हो जाता है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो हम उसे K नहीं लिखेंगे, फिर हम उसे लिखते हैं Q। ठीक है, बाकी जो कंडीशन फॉर्मूला है वो Q आएगा बस। तो अब इसमें अगर Q और KC में से अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है Q की वैल्यू और KC की वैल्यू, तो अगर KC की वैल्यू ज्यादा हो गई Q से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। रिएक्शन इन इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। फॉरवर्ड का मतलब हुआ प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, फॉर्म्ड मोर। और अगर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर क्यू कम हुआ, क्यू इज लेस देन के सी, तो इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, फॉर्म्ड मोर। और अगर Q इज इक्वल टू के सी हो गया, यानी कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ पे ठीक इक्विलिब्रियम में होगा, ना तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, यानी दोनों की जो कंसंट्रेशन होगा लगभग सेम होगा। तो ये तीन कंडीशन आती क्यू के साथ। ठीक है, तो यह प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ प्रिडिक्टिंग, कैसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो आपको एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी आपको कैलकुलेशन से निकालनी पड़ेगी, फिर आपको टैली करना है किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है। आपको क्यूसी दिया होगा, क्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो क्यू के लिए वही फॉर्मूला जो केसी वाला फॉर्मूला है। फिर आपने क्या करना है, दोनों को देखना है किसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर केसी ज्यादा हो गया इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अगर के की क्यू की वैल्यू ज्यादा है केसी से, इसका मतलब रिएक्शन हो गई बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। और अगर दोनों इक्वल हो गए यानी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गए। तो ये तीन है प्रिडिक्शन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो ये बता सकता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड या सेम। ठीक है, तो ये आपका क्यू और केसी का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, डन। आवाज आ रही है मेरी? ये आ गया समझ में? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन प्रिडिक्टिंग आएगा तो इसका आंसर ये होना है। हटा दूंगा, आगे बढ़ जाओ। यस सर। अब देखो, एक आता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है कि टेम्परेचर पे ध्यान रखना। केसी बढ़ेगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो, बाकी और किसी पे फर्क नहीं पड़ता।
टेम्परेचर के अलावा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kc की वैल्यू बढ़ेगी, बाकी और कुछ पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटलिस्ट डालोगे उससे Kc की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। कैटलिस्ट के डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल टेम्परेचर होता है जो हर एक कांस्टेंट को चेंज कर देता है, बाकी कोई नहीं कर पाता। ठीक है, और अब क्या है कि अगर आपने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, जैसे मैंने कहा A+B गिव C+D, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, और अगर मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया C+D गिव्स A+B, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए सपोज ये K2 है, तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा, इसका रिवर्स अपॉन में चले जाएगा। ठीक है, तो अगर ओके सर। आपने रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो उस समय ये अपॉन में चले जाएगा, यानी ये भी इनवर्स हो जाएगा, K की वैल्यू इनवर्स में चली जाएगी। ठीक है, कैसे पता चला, देखो K इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट है CD अपॉन रिएक्टेंट है AB, और यहाँ पे देखो यहाँ पे K2 है, तो K2 के लिए क्या आएगा, K2 के लिए आ जाएगा K2 इज इक्वल टू AB, प्रोडक्ट है यहाँ पे AB अपॉन CD। अब मुझे करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट को अपोजिट कर दो, अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, 1/K1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/K1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB/CD। ठीक है, AB, क्योंकि दोनों का अपोजिट कर दिया हमने, तो ये भी अपोजिट चला गया, ये भी अपोजिट हो गया, तो ये ऊपर ये नीचे, अब यही आ गया, देखो ये और ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ऐसे कहेंगे K2, तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। तो जब भी आपको रिएक्शन रिवर्स करनी है, तो ध्यान रखना जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, रिवर्स करने पे। ठीक है, ओके सर। हाँ। दूसरा है, हटा दूं इसे भी अब, यस सर। अब अगर सपोज करो आपने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि अगर आपने डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने कहा डिवाइडेड बाई n, किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो उसमें क्या रिलेशनशिप होगा, तो उसमें रिलेशनशिप होता है कि जो Kc है इसकी पावर हो जाती है 1/n। जैसे मैंने कहा अभी अमोनिया है, अमोनिया हो गया N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये अमोनिया। अगर मैंने इस पूरी रिएक्शन को डिवाइड कर दिया बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 1/N2 + 3/2/H2 गिव्स 2/2 NH3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो सपोज मैंने कहा कि जो इसकी वैल्यू है वो है आपका K1 और ये वैल्यू है K2, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, तो इसको कितने से मैंने डिवाइड किया, ओवरऑल को इसको मैंने डिवाइड किया 1/2 से, तो ये इसकी पावर में चले जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, या इसको मल्टीप्लाई किया कितने 1/2 से, तो ये इसके पावर में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे K2 इज इक्वल टू K1 की पावर 1/2। ठीक है, जितना से मल्टीप्लाई कर लो उतना उसकी पावर में चले जाएगा। ठीक है, ये 1/2, तो ये इसका रूल है। यहाँ पे कैसे आया, देखो ये आया कैसे, जैसे मैंने कहा K1, तो K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 की वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट NH3 की पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होगा N2 एंड H2 की पावर 3। अब K2 क्या हो जाएगा, देखो K2 हो जाएगा, K2 को भी यहां से करो, K2 इज इक्वल टू NH3, अब इसकी पावर 2 करो, ऊपर क्या कर दो, पावर हाफ कर दो, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई हाफ किया था। ऐसे यहाँ पे देखो N2 है, इसकी पावर हाफ हो गई, और H2 की पावर 3 है, इसकी पावर हाफ हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल क्या कर सकते हैं हम, ओवरऑल इसको कर सकते हैं हाफ, इसकी पावर हाफ। ठीक है, ओवरऑल इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास NH3 की पावर 2 अपॉन N2, और ये H2 की पावर 3, और ओवरऑल पावर हो जाएगी इसकी 1/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, K2 की।
अब K1 क्या है, देखो K1 यही है, तो हम K1 को यहाँ पे रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा K2 इज इक्वल टू K1 की पावर 1/2। ठीक है, तो इसीलिए जितने से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे वो उसके पावर में चले जाएगा, ये रूल है। ठीक, यस सर। हाँ, ऐसी मल्टीप्लाई है, जितना मल्टीप्लाई करोगे वो उसके पावर में चले जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे एक एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई का भी बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा रिएक्शन दे दी आपको A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, मैंने कह दिया इसको मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5A 5B गिव्स 5C 5D। मैंने बोला इसमें K1 है और ये K2 है, तो इन दोनों में रिलेशनशिप बताना है। तो आपने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो हो जाएगा K2 इज इक्वल टू K1 की पावर 5। ठीक है, कैसे आया देखो, पहले आपने लिखा K1, K1 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक, अब ऐसे K2, K2 क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू हो जाएगा C D, इन दोनों की पावर 5 5, ऐसी A की पावर भी 5 और B की पावर भी 5, तो ओवरऑल कितना हो गया, पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, C D A और B, इसकी पावर ओवरऑल कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि सारा कॉमन ले लिया हमने। जब ये 5 हो गया तो इस ये किसके इक्वल हो गया, देखो K1 इज इक्वल टू यही है, तो इसको यहाँ पे K1 रख लो, तो K2 इज इक्वल टू K1 की पावर 5, तो यही आ गया देखो ये। तो जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर। हाँ, इससे टफ क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे बनते हैं, तो इसका मेन लॉजिक ये है। कर लोगे इसे पूरा? यस सर। हाँ, तो ये आपका लगभग लगभग, अब एक रिलेशनशिप करते हैं हम लोग, और फिर ली चैटले प्रिंसिपल करते हैं, जो इसका लास्ट टॉपिक होगा केमिकल का, फिर आयनिक करेंगे। तो एक पॉइंट इसमें है, फिर ली चैटले प्रिंसिपल करते हैं। इसमें है आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट और गिब्स फ्री एनर्जी, इनमें रिलेशनशिप क्या क्या। जो पहला इसमें फॉर्मूला आता है वो आता है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, और अगर आपने एट इक्विलिब्रियम कर दिया, एट इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में आपको बताया था Q इज इक्वल टू के हो जाता है, और जो डेल जी होता है वो 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम में, तो इसको यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन की, और एल एन इज इक्वल टू क्या होता है, एल एन को हम कहते हैं लॉग। ठीक है, तो एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एल एन को हम कहते हैं लॉग की पावर ई, बेस ई, और लॉग का मतलब यहाँ पे हुआ लॉग का बेस 10। दोनों में डिफरेंस होता है और रिलेशनशिप ये होता है, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा ये -2.303 आर टी लॉग की। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया डेल जी नॉट और के बीच में रिलेशनशिप। ठीक, अगर मैंने कहा यस स्पॉन्टेनियस, सर। हाँ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में वही आएगा। देखो अगर डेल जी की नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम हो गई यानी नेगेटिव हो गई, तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर डेल जी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी यानी पॉजिटिव में आ गए, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल जी की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम में, तो ये स्पॉन्टेनियस को भी इंडिकेट करता है। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन के, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू का मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट, और गिब्स फ्री एनर्जी यानी जी, इन तीनों में रिएक्शन। ओके सर। हाँ, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ कि जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कंटिन्यू चलती जाएगी। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड में।
तो आपका ये भी फिनिश होता है। वो आता है लास्ट हमारा ली चैटली प्रिंसिपल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से, ली चैटली प्रिंसिपल। ठीक, तो यस सर। ये समझ में आ गया, ये लिख लिया आप। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो, ये वाले ओके सर। फॉर्मूला। हाँ, अब लास्ट है इसमें ली चैटली प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटली प्रिंसिपल कहता क्या, देखो ली चैटली प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने सपोज क्या किया, रिएक्शन में कोई चेंज कर दिया, जैसे मैं सिंपल रिएक्शन कर रहा हूँ N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये सिंपल रिएक्शन चल रहा है, तब तो रिएक्शन चलती चली जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो मैंने इसमें कुछ चीज में चेंज कर दिया, जैसे कंसंट्रेशन मैंने कम ज्यादा कर दी, या टेम्परेचर मैंने कम ज्यादा कर दिया, या मैंने प्रेशर किसी का चेंज कर दिया, या वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो इस तरीके से अगर इसमें कोई भी चीज एक चेंज करते हैं तो क्या होगा, ये डिस्टर्ब होगी, कुछ ना कुछ चीज तो इसमें डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो इसमें इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम यानी जो रिएक्शन है वो किधर ज्यादा बनेगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, यानी कि अगर मैंने कहा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। ठीक है, ओके सर। हाँ, और अगर मैंने कहा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो इसका सर मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट ज्यादा बन रहे हैं। हाँ रिएक्टेंट यानी रिएक्शन रिवर्स हो गई, अपोजिट में हो गई, अब रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। तो ये इक्विलिब्रियम को बताएगा कि देखो ये इक्विलिब्रियम था पहले, अब ये कहीं शिफ्ट हो जाएगा आगे फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, या इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कौन बताता है, ली चैटली प्रिंसिपल बताता है कि अगर आपने कोई भी क्या किया, यू हैव टू सब्जेक्टेड टू चेंज द एनीथिंग, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर ये इस इफेक्ट को क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होगा, जिधर ये चेंज किया हुआ आपने जो, इसको क्या करेगा, इस इफेक्ट को मिनिमाइज कर देगा। मिनिमाइज, जैसे कोई आप खड़े हो यहाँ पे, और अगर कोई आपको क्या करता है, धक्का देता है, तो आप इधर से दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हो हल्का सा, किससे, उससे जो ये आपको कोई धक्का दे रहा है वो क्या होगा, मिनिमाइज हो जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो आप जैसे इसने इधर धक्का दिया तो आप किधर हो, इधर की साइड शिफ्ट हो गए, कोई किसी ने इधर से धक्का दिया तो आप दूसरी साइड शिफ्ट हो गए। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे भी, कि अगर हमने कोई चीज चेंज किया तो वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसे पढ़ते हैं कि कौन सा इफेक्ट में क्या होता है। तो समझ में आ गया ली चैटली प्रिंसिपल। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो भी अगर आपने इसमें कोई भी चेंज किया, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, तो वन बाय वन हम चेंज करते हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, अगर हमने कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया तो क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज। ठीक है, ये ऐसे ही सपोज करो आपने कोई चीज बनानी, मैगी बनानी है, तो मैगी बनानी तो प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट के लिए अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मैगी ज्यादा लानी पड़ेगी। आपने एक पैकेट यस लाओगे, सर, रिएक्टेंट ज्यादा चाहिए उसके लिए। हाँ, तो जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, है ना। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना आप इंक्रीज करोगे, उतना क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ओके कौन सर। ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो सीधी सी बात है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। वन पैकेट लाओगे तो कम बनेगा, टू लाओगे तो डबल हो जाएगा, थ्री लाओगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो जिस हिसाब से आप पैकेट लाओगे, यानी जितना आपने रिएक्टेंट यूज किया, उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। अगर आपने प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर वो रिएक्टेंट हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स का मतलब मैंने कहा कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, जैसे आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, जैसे ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अब रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी अब रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा।
ठीक है, तो ये देखना आपको कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा होगी उसके अपोजिट में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट बढ़ाया तो प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा, प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट बनेगा ज्यादा। ठीक है, इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, समझ में आ गया? ओके सर। हाँ, यस सर। अब ये हो गया आपका कंसंट्रेशन का। अब दूसरा आता है टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। अगर हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो क्या होगा, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज में देखो दो तरीके की रिएक्शन होती है हमारे पास, एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एक्सो का मतलब हीट इवॉल्व, एक तो हीट इससे निकल रही है कंटिन्यू, और एंडो में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, इसको हीट की जरूरत है, रिक्वायर्ड है। अब इसमें क्या हुआ, अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखी है तो ये तो हीट निकाल ली ऑलरेडी, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर आपने टेम्परेचर को क्या सर किया। रिएक्टेंट की तरफ। हाँ, तो उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कौन ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, फिर रिएक्टेंट फॉर्म मोर, ये ज्यादा बनेगा। तो इसके लिए आपको सुटेबल कंडीशन क्या होती है, इसके लिए सुटेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि टेम्परेचर आपको कम से कम करना है, लो टेम्परेचर करना है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो आपको कौन ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट। तो अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा A प्लस बी गिव C प्लस टी, एक्सोथर्मिक है तो यहाँ 500 जूल हीट निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर टेम्परेचर, इसका एनर्जी है 1200 जूल, तो सी और डी का 700 है और 500 जूल इसने निकाल दिया। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन तो बैकवर्ड चली जाएगी क्योंकि ये ज्यादा बनेगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो फिर ये ज्यादा बनेगा। तो अगर वो कहता है प्रोडक्ट किस कंडीशन में ज्यादा बनेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम होगा शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में और प्रोडक्ट आपका ज्यादा बनेगा। ठीक है, किस केस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो रिएक्शन को देख के पहचान लोगे कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। यस सर। हाँ, अब सेकंड है, देखो इसमें एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब कौन ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड मोर। अब प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनता है तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनता है तो ठीक है, तो प्रोडक्ट हो गया। अगर आपने इसका रिवर्स कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, लो कर दिया, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड में। ठीक है, यानी इसमें रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। तो अब अगर मुझे प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसके लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी, कंक्लूजन बताओ। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और मुझे प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा या कम, सर ज्यादा। ज्यादा करना पड़ेगा। और एक्सोथर्मिक हुआ तो सर कम करना कम पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो बस अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर फेवर करेगा और एंडो में हाई टेम्परेचर करेगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गया किसका, ली चैटली प्रिंसिपल का। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट आता है, समझ में आ गया ना दोनों, हीट टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का। आगे बढ़ जाऊं, आवाज आ रही है मेरी।
यस सर। हाँ, अब इसके बाद आता है प्रेशर का। प्रेशर के केस में क्या होगा? प्रेशर में सर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, अगर हाँ उसमें बढ़ा प्रोडक्ट में तो। हाँ, अब इसमें भी दो कंडीशन होती है। देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में दो कंडीशन होगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या है इसमें, कि नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है? प्रोडक्ट के ज्यादा है रिएक्टेंट से। दूसरी कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रिएक्टेंट के ज्यादा है प्रोडक्ट से, ठीक है। अब क्या होगा? देखो, प्रोडक्ट के ज्यादा है रिएक्टेंट का मतलब, जैसे मैंने कहा A + B गिव्स 2C + 3D, तो प्रोडक्ट के मोल हो गए 5 और रिएक्टेंट के मोल हो गए 2, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है हमने, तो क्या करेंगे? उसमें हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा? सर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे तो हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। हाँ, अगर आपने लो प्रेशर रखा, प्रेशर कम होगा, क्योंकि देखो, इसको वैसे देखो, 2 का मतलब हुआ यहाँ पे सपोज ये 1 मोल 2 मोल है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे 5 मोल। 5 मोल का मतलब इसे करेंगे 1 मोल 2 मोल 3 मोल, और यहाँ पे 4 मोल 5 मोल। अब देखो, पहले ये था, अब आपको यहाँ जाना है 5 में, तो आपने क्या किया? नंबर ऑफ सॉरी प्रेशर कम किया, ज्यादा किया? तो क्या करेंगे? प्रेशर लो होगा, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, फॉर्म्ड मोर, ठीक है। और अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, मैंने क्या बताओ, हाई प्रेशर में क्या होगा? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर में क्या होगा? तो हाई प्रेशर में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तब तो ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए तो ज्यादा मोल चाहिए, ज्यादा वो चाहिए, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी फिर कौन ज्यादा बनेगा? रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, ठीक है। रिएक्टेंट फॉर्म्ड मोर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी हो गई? लो प्रेशर वाली, ठीक है। ये लो प्रेशर वाली फेवरेबल हो गई, और ये हाई प्रेशर वाली अनफेवरेबल हो गई, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो, समझ में आया? यस सर। हाँ, अब इसका अपोजिट कर दो। दूसरा, दूसरा अपोजिट क्या होगा, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे, डिक्रीज का मतलब रिएक्टेंट के ज्यादा थे और प्रोडक्ट के कम हो गए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3A + 2B गिव्स C + 3D, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो गए 5 और यहाँ हो गए 4, तो डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज में क्या होता है, कि अगर आपने हाई प्रेशर लगाया, हाई प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में होगा, यानी कि कौन ज्यादा बनेगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशन हो गई। और अगर आपने प्रेशर को लो प्रेशर किया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट एक टेक्निकल वर्ड होता है यहाँ पे, ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो ये बता रहा है कि रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा या प्रोडक्ट, तो जिधर ज्यादा शिफ्ट होगा वो चीज ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए ये वाली फेवरेबल कंडीशन है और ये अनफेवरेबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका? प्रेशर का, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद आता है आपका वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में अपोजिट हो जाता है किसके? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम किसके अपोजिट है? प्रेशर के अपोजिट है, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जिसमें हमने कहा कि प्रेशर
ये क्या होता है, सेम रिवर्स हो जाता है, यानी अपोजिट है प्रेशर के। जिसमें प्रेशर हाई चाहिए इसका मतलब उसमें वॉल्यूम कम चाहिए, जिसमें प्रेशर ज्यादा चाहिए तो ये अपोजिट हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, तो ये क्या है, अपोजिट है किसके, अपोजिट ऑफ प्रेशर, अपोजिट ऑफ प्रेशर। ठीक, प्रेशर के अपोजिट है। मैंने कहा जैसे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि लो प्रेशर चाहिए। तो लो प्रेशर चाहिए यानी हाई वॉल्यूम चाहिए, हाई वॉल्यूम। ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगा। अगर मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब लो प्रेशर चाहिए, सॉरी हाई प्रेशर चाहिए। तो हाई प्रेशर चाहिए इसका मतलब लो वॉल्यूम चाहिए, तो ये अपोजिट हो जाता है। तो जो भी आपने कहा हाई प्रेशर होगा तो लो वॉल्यूम, अगर लो प्रेशर होगा तो हाई वॉल्यूम, तो ये अपोजिट होता है किसके, प्रेशर के। तो इसलिए क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई, अपोजिट ऑफ प्रेशर। यस सर। हाँ, अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका कैटलिस्ट का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें के सी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, या इक्विलिब्रियम में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट केस में हेल्प करता है केवल, किस चीज में हेल्प करता है, टू अटेन द इक्विलिब्रियम, टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। ये चाहता है जल्दी से आ जाए, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे हम कैटलिस्ट को डालेंगे, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होगा तो उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेंड हो जाएगा, बस बाकी और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ना तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज करता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसका कोई भी इफेक्ट पड़ता है, नो इफेक्ट। कैटलिस्ट का ना इक्विलिब्रियम में और ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका काम क्या है कि ये हेल्प करता है केवल कि जल्दी से इक्विलिब्रियम आ जाए, बस। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। तो जैसे इंक्रीज करेगा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। यस सर। हाँ, अब आता है लास्ट इसमें, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। अगर आपने गैस को, इनर्ट गैस, अब इनर्ट गैस कुछ करती तो नहीं है ना, तो कोई रिएक्शन करेगी इनर्ट गैस। इनर्ट गैस केवल वॉल्यूम को बढ़ा देती है बस, तो जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो लगता है। लेकिन अगर मैंने कहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे इनर्ट गैस को मिक्स भी कर दिया, इनर्ट गैस को, और कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एट कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा, फिर तो ये वॉल्यूम को बढ़ा देगी, सीधी सी बात है। जैसे मैंने कहा A+B गिव C+D, ये रिएक्शन थी। अब मैंने कहा कि मैंने रिएक्टेंट में यहाँ पे इनर्ट गैस को भी बढ़ा दिया, इनर्ट गैस। तो अब क्या हुआ, अब तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया है ना, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, और इसका वॉल्यूम क्या अब कम है, लेस है। ठीक है, इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, इसका वॉल्यूम डिक्रीज है। तो अब क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज होगा, उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने इनर्ट गैस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स जिधर ज्यादा होंगे उधर की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है,
यस सर। हाँ, तो ये आपका फिनिश हो गया ली चैटली प्रिंसिपल। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो ये पहला पोर्शन आपका केमिकल वाला खत्म हो गया। इसमें से देख लो कोई चीज ऐसी है जो नहीं आए आपको या नहीं आ रही हो समझ में। नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं फिर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम का। आयनिक वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है इसमें, और ये वाला छोटा है, लेकिन आपका ये रिड्यूस कोर्स कर दिया तो इसमें भी इसको कम कर दिया इसमें काफी। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जिस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आयंस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उसमें क्या था, रिएक्शंस थे। केमिकल इक्विलिब्रियम था तो केमिकल रिएक्शंस थी। इसमें आयनिक रिएक्शंस ज्यादा होंगे, आयंस इन्वॉल्व होंगे, यानी यहाँ पे आयनिक रिएक्शंस ज्यादा होंगे, आयंस के बेस पे रिएक्शन ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम कह देते हैं इसको आयनिक रिएक्शन। अब इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वन बाय वन उसे देखते हैं। पहले इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी आपने आयनिक सब्सटेंस लिया और उसका एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि बिना एक्वस के नहीं हो सकता, एक्वस सॉल्यूशन हो या इसका फ्यूज्ड हो स्टेट हो या इसका मोल्टन स्टेट, मोल्टन। तो अगर आपने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम है NaCl, इसको आपने फ्यूज्ड कर दिया, यानी हीट करके इसको मेल्ट कर दिया। तो जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। या फिर आपने NaCl में वाटर मिला दिया, एक्वस सॉल्यूशन, तो भी ये किस में टूट जाएगा, Na+ एक्वस में और Cl- एक्वस में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस स्टेट, फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट में अगर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है, कोई भी कंपाउंड। और यहाँ पे हम आयंस की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, आयंस टूटेंगे। अगर मैंने कोवेलेंट कंपाउंड लूंगा तो वो टूटेगा ही नहीं, तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये किसके लिए अप्लाई होगा, केवल आयनिक के लिए, क्योंकि उसमें आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये आपका इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे NaOH ले लिया आपने, NaCl ले लिया आपने, और कोई भी कंपाउंड जो आयनिक वाला होगा, ठीक है, आयंस में टूटेगा जो। जैसे और कौन सा हो सकता है, KCl ले लो, ये प्लस और ये माइनस है, तो आपने ये तो इसे एक्वस स्टेट में करना है, तो ये टूट जाएगा KCl और एक्वस, और ये एक्वस में। तो जैसे आपने क्या किया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, यानी एक्वस सॉल्यूशन है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करी, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, तो ये क्या होगा, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस। यस सर। हाँ, तो ये आयनिक, ये कोवलेंट कंपाउंड में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा CCl4, तो इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो आयनिक है ही नहीं, ये तो कोवलेंट कंपाउंड है। तो जो भी कोवलेंट कंपाउंड होंगे उसके लिए वैलिड नहीं होता, इसीलिए इसे कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व होंगे, कंपाउंड इन्वॉल्व नहीं होते कोवलेंट कंपाउंड।
अब इसमें वर्ड आता है इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस में फर्क है। इलेक्ट्रोलाइट होता है कोई सब्सटेंस और इलेक्ट्रोलाइसिस होती है प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, एक ऐसे सब्सटेंस हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। लेकिन किसमें, इन इट्स एक्वस स्टेट में, एक्वस या फिर मॉल्टन या फ्यूज स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। ठीक है, तो या तो उसका मॉल्टन होना चाहिए, यानी मेल्ट करना चाहिए, या फ्यूज का मतलब भी मेल्ट होता है, या उसको वाटर में डाल दो। तो जब आप इसको इस स्टेट में रखोगे तो उसके थ्रू जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, या जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर दे पास करने के, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलाइट। और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उसे कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, एक ऐसी सब्सटेंस हो गया कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो उससे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ये पास नहीं करता, चाहे आप उसे एक्वस में रखो, एक्वस स्टेट में, चाहे आप उसे फ्यूज्ड कर दो, चाहे आप उसे मेल्ट कर दो, यानी मोल्टन स्टेट। जैसे कोवलेंट वाले, जैसे CH4 C2H6 या C2H4, ये कोवलेंट कंपाउंड है। आप इसे वाटर में डालो, जब ये आयंस में टूटेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता नहीं है, तो इसे कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन का मतलब नॉट, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, और नॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जैसे NaCl है, तो ये सॉलिड में ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते, फ्री आयंस। तो इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, तो एक्वस में करेंगे या इसको मेल्ट कर देंगे, तो उसी को फ्यूज्ड या मॉल्टन कहते हैं। ठीक, तो दोनों समझ में आ गया वर्ड। आया समझ में ये वाला या नहीं आया? यस सर। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग किसे बोलेंगे और वीक किसे बोलेंगे? इसमें हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग। और एक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी जो स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड करती है और कई चीजें ऐसी जो वीक पे डिपेंड करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन स्ट्रॉन्ग में कौन वीक में। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब पहली चीज है जो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। 100% यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली। ओके सर। और इससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्योंकि जो ज्यादा टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा पास करेगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी जिससे, और जो 100% टूट जाएगा। और वीक में क्या होता है, जो डिकम्पोज होगा पार्शियली। पार्शियली मतलब कुछ परसेंट, 10%, 20%। पार्शियली जो डिकम्पोज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, वो वीक में आता है। और इससे क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, क्योंकि ये आयंस ही कम प्रोड्यूस होंगे इसमें, तो लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। अब इसे पहचानेंगे कैसे, सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसमें या तो आप ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl, HClO4, H2SO4, और या फिर वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस ये है। या फिर इसमें सॉल्ट, सॉल्ट जैसे NaCl, सॉल्ट कोई भी हो जाए, NaCl, Na2CO3, ठीक है, K2CO3, तो इस तरीके से कोई भी हो जाए, तो सॉल्ट हो जाए, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ भी हो जाए, तो ये क्या होते हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। तो जो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस है, और चाहे वो सॉल्ट है, ये सब स्ट्रॉन्ग में आते हैं। वीक में कौन आएंगे, जैसे वीक एसिड। और वीक एसिड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, और
इसके अलावा कार्बन बढ़ा दो, इसमें C2H5COH, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, वीक एसिड। ऐसे वीक बेस कौन से हो गए? जो सेकेंड ग्रुप के होते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, या इसके आगे चले जाओ आप CaOH का होल ट्वाइस, सेकेंड ग्रुप के लास्ट वाले, तो ये वीक में आते हैं। ये अमोनियम वाला होता है NH4OH, तो ये वीक है। तो वीक बेस हो गए, वीक एसिड हो गए, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड, और जो मिनरल एसिड होते हैं, जो मिनरल से मिलते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, HNO3 वगैरह। तो ये पहचानना पड़ेगा आपको। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो कई चीजें ऐसे हैं कि जो एप्लीकेबल होती है केवल स्ट्रॉन्ग के लिए, कई चीजें ऐसी हैं जो केवल एप्लीकेबल होते हैं वीक के लिए। तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, एसिड बेस नहीं बोला जाता यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जो भी वीक एसिड या वीक बेस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग में कौन आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ, तो समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग हो गए और वीक हो गया, तो दो चीज हमें इसमें आनी चाहिए। अब देखो इसके आगे क्या होता है, इसके आगे आता है एक ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ओस्ट, इसमें एक चीज और आती है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग को दिखाओगे, स्ट्रॉन्ग को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम दिखाते हैं सिंगल एरो के थ्रू ऐसे। और जैसे हम वीक को दिखाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम दिखाएंगे इसकी तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ, यानी कि ये आपका यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल, और ये आपका हो जाएगा दोनों डायरेक्शनल। ठीक है, डाई डायरेक्शनल। क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैंने कहा ये ले लिया NaCl, अब आपको ये पता है 100% टूटेगा, तो ये 100% ये हो गया। लेकिन वीक में क्या होता है, 100% तो टूटेगा ही नहीं। तो सपोज करो 10% ही टूटा, तो ये फिर दोबारा आपस में कंबाइंड होके ये बना लेता है। ठीक है, तो ये इसमें कनेक्ट होके ये बन सकता है, ये इसमें हो जाता है। तो वीक को हम दिखाते हैं इक्विलिब्रियम से, वीक में इक्विलिब्रियम अप्लाई होगा, जबकि इसमें इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं होगा। इसको हम दिखाएंगे सिंगल लाइन से। क्यों? क्योंकि तो 100% टूट गया, तो चांस ही नहीं इसको जुड़ने का। जैसे आपने वाटर में डाला, अभी 100% टूटेगा। ठीक है, तो अब ये आयंस में मिलेगा आपको, तो इसीलिए इसको आप सिंगल एरो से दिखाएंगे स्ट्रॉन्ग के लिए, और वीक को हम दिखाते हैं डबल हेडेड एरो से। ओके सर। हाँ, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग और वीक 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 के बेस में आ गया। अब आता है इसमें ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल डाइल्यूशन। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या होता है? देखो, अब ये डाइल्यूट करना है किसी चीज को, यानी उसमें वाटर मिलाना। डाइल्यूट का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। जैसे मैंने कहा किसी चीज को डाइल्यूट कर दो, तो डाइल्यूट का मतलब उसमें क्या कर देना हमने, एडिशन ऑफ वाटर, उसमें वाटर मिला दो बस। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? हर एक के लिए नहीं होता, ये होता है केवल वीक के लिए बस। तभी मैंने कहा आपको पहचानना पड़ेगा कि वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है। तो ये वीक के लिए ही अप्लाई होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं होता। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वीक के लिए कैसे? जैसे मैंने कहा एसिटिक एसिड ले लिया, तो ये वीक एसिड है। अब इसको हम दिखाएंगे इस तरीके से इक्विलिब्रियम के थ्रू, और ये कैसे टूटेगा, CH3CO- और H+ में। ठीक है, तो सपोज करो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है C, इसकी 0 एट स्टार्ट। अब ये 100% तो टूटेगा नहीं, तो सपोज करो ये C अल्फा टूट गया, यानी 10% टूटा, 20%। अब सपोज करो स्टार्टिंग में 2 मोल है, मैंने कहा 10% टूट गया, तो 10% का मतलब कितना ब्रेक डाउन हो गया, तो ये हो जाएगा 0.2 मोल। ठीक है, तो उसको हम C इंटू अल्फा से दिखा देते हैं, C अल्फा से। ठीक है, तो जितना ही टूटेगा उतना ये भी बनेगा, तो ये भी C अल्फा, ये C अल्फा बन गया, क्योंकि दोनों के रेशियो क्या, 1:1 है। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दो, K वाला। KC इज इक्वल टू क्या होता है? अब इसमें से देखो, इसमें C कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ आ गया 1 माइनस अल्फा। अब KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KC इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है,
तो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया सी अल्फा इंटू सी अल्फा, और रिएक्टेंट क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया ये सी कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस अल्फा। अब सी से सी कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा के सी का फॉर्मूला पहला। यहां तक समझ में आया? यस सर। तो आगे बढ़ जाओ अब यहां से। यस सर। अब देखो वैसे तो ये यही फॉर्मूला बनता है, लेकिन वो कहता है कि अगर आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, बहुत परसेंटेज कई बार बहुत कम होती है। यानी सपोज अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई, लेस देन बहुत कम हो गई इस चीज से, तो आप 1 माइनस अल्फा को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो 1 से। तो आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसकी जगह पे 1 मान लो। जैसे मैंने कहा 1 माइनस 0.0002, तो आप बोलोगे इससे अच्छा है क्या करो, 1 ही कर लो इससे, क्योंकि तो बहुत कम वैल्यू है। तो अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो आप, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है ये जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हो, तो कहता है इसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सी अल्फा स्क्वायर, यानी 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया, 1 ही लिख दिया। तो ये हो जाएगा के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब ये सी अपॉन में चले जाएगा, तो अल्फा इज स्क्वायर इज इक्वल टू के सी अपॉन सी हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के सी अपॉन सी, बस। तो अगर आपको अल्फा निकालना है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितना परसेंट टूट रहा है। हो सकता है कोई 10%, कोई हो सकता है, अगर ये 10% टूट रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1। अगर मैंने कहा 20% टूट रहा है, यानी अल्फा हो जाएगा 0.2। अगर मैंने कहा 30% टूट रहा है, यानी 30/100, यानी 0.3। तो ये अल्फा है, कितने परसेंट कौन डिसोसिएट हो रहा है, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अब देखो, अगर सपोज करो कंसंट्रेशन नहीं है और इसकी जगह पे वॉल्यूम गिवन है, तो C इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन वॉल्यूम, यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये के सी अपॉन 1 अपॉन वी, तो वी ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के सी इंटू वी। तो वॉल्यूम होगा तो मल्टीप्लाई, और कंसंट्रेट होगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले से जनरेट होते हैं। तो ये आपका हो गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो कई बार ये पूछ लेता है आपसे कि डिराइव करो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा पूरा। ठीक है? ओके सर। हाँ, यस सर। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ, इसको क्योंकि पढ़ना पड़ेगा आपको दोबारा, क्योंकि अब आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे और इससे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, आप तो क्या करना है आपको, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप उसे कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा करना। इसलिए कॉन्सेप्ट को पहले फोकस करना है, और तब हम उसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन आंसर में। अब इसमें आता है ओके आयनिक, सर। हाँ, अब आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो वाटर के केस में क्या होगा, जैसे मैंने कहा H2O, तो H2O किस में टूट जाता है, H2 टूटेगा आपका H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, तो अगर मैंने इसके लिए बोला K की वैल्यू बताओ, तो K की वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। अब H2O की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड आता है KW। KW मतलब K और H2O साथ में आ गया, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसको हम, H2O क्या होता है, एक्सेस में होता है, तो इससे हम कांस्टेंट ही मान लेते हैं। तो KW इक्वल टू हो जाता है H प्लस एंड OH माइनस, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 10⁻⁻14, कब, एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये KW इज इक्वल टू ये हो गया, और इसकी वैल्यू फिक्स है 10⁻14। तभी जब हम pH निकालते हैं तो 14 तक होता है, 0 से 14 तक। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। लेकिन ये तब होगा जब टेम्परेचर आपने 298 केल्विन टेम्परेचर रखा है। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर इसकी जगह पे 25 की जगह पे बढ़ा दिया, तो ये क्या होगा, 10⁻12 हो जाता है।
यानी इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये वैल्यू, ये मत सोचो कि इतनी वैल्यू होती है हर हमेशा। ये वैल्यू कब होगी? जब 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे के वैल्यू की वैल्यू, तभी मैंने कहा जो भी कांस्टेंट होंगे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसकी ये आपका हो गया आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो कहेगा कि अगर जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमें लगता है कि कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स रहती है हर एक के लिए, चाहे आप किसको कुछ कुछ भी करो। लेकिन टेम्परेचर के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। बाकी और चीज सेम रहता है। वो कहेगा H+ की कंसंट्रेशन बढ़ा दी हमने तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसमें तो चेंज होने का नहीं। अगर वो कहेगा OH की वैल्यू बढ़ा दी तो क्या होगा, तो भी ये तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्योंकि अगर OH बढ़ाया तो H कम हो जाएगा, H बढ़ाया तो OH कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे लोग। लेकिन टेम्परेचर में ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW की वैल्यू बढ़ जाएगी। बाकी चाहे आप H+ को बढ़ाओ या OH- को बढ़ाओ, इससे KW पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो कल छुट्टी है आपकी? यस सर। हाँ, तो एक काम करो अभी, क्योंकि फिर मैं एक पीएच का है जो काफी स्ट्रांग है पॉइंट। लेकिन पीएच और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इससे हटके हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप थोड़े हाई लेवल के, एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो। और इसमें से जो अभी पिछले क्वेश्चन थे तो मुझे भेजो, अगर कोई क्वेश्चन आपको फिर भी नहीं आया समझ में, अभी आपको मैं आंसर की भेजता हूँ। ठीक है, और जो नहीं आया तो उससे मुझे अभी पूछ सकते हो आप थोड़ी देर में, मतलब विद इन 4-5 मिनट के ओके सर। आसपास में। ठीक है तो दोबारा मुझे मैसेज करना और रिज्वाइन हो जाना फिर। ओके सर। हाँ, क्योंकि वो अलग टॉपिक है तो फिर एक दिन में क्या होगा, ज्यादा हौच पौच हो जाता है ना, तो यस सर। आपको समझ में कम आएगा। तो एक बार इसको रिवाइज करके देखो, जो नहीं आता उससे टॉपिक दोबारा पूछो मुझे, है ना, और इसके क्वेश्चन आंसर ओके सर। करना। क्योंकि अब तो हम आगे ही चल रहे हैं मेरे ख्याल से ना, अब तो यही 2 मेन टॉपिक थे जो थोड़े टफ थे ना। बाकी एस और यस पी सर। ब्लॉक तो क्या है, थ्योरेटिकल आसान है बेसिस। सर, वो हाँ, लर्निंग बेस है। और और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है बस। हाँ बस, तो फिर हाइड्रोकार्बन पे लग जाएंगे हम इसके बाद। ओके सर। हाँ ठीक है, तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से विद इन 4-5 डेज में फिर कंप्लीट हो जाएगा सारा, है ना। ओके सर। हाँ ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। ओके सर। ठीक। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके बाय।